नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणेश आयुर्वेद में। आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जिससे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4.9% भाग ग्रस्त है, अर्थात हर 100 में से 5 व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसे बोलते हैं संधिवात या एलोपैथ में इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। इसमें भी सबसे कॉमन है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थात घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इस बीमारी के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि घुटना किस प्रकार बना रहता है और उसमें कहाँ पर दिक्कत आने से इस प्रकार का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। घुटने की संरचना को समझने के लिए इस मॉडल पर गौर करने पर आप देखेंगे कि ऊपर से एक हमारी जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है, वह नीचे हमारी शिन बोन या टीबिया से जुड़ी रहती है और यही दो हड्डियां मिलकर हमारा घुटना बनाती हैं, जिसे नी जॉइंट कहा जाता है। लेटरल साइड या बाहर की तरफ पे एक पतली सी हड्डी फिबुला होती है जो इस घुटने को सपोर्ट देती है, और आगे की तरफ अगर आप इस मॉडल पर देखेंगे, आगे की तरफ एक छोटी सी हड्डी होती है सफेद रंग की जिसे पटेला कहा जाता है, हमारे घुटने के आगे की कटोरी। ये सारी संरचनाएं आपस में रस्सीनुमा संरचनाओं से बंधी रहती है ताकि घुटना एक जगह पर फिक्स होकर अपना काम कर पाए। तो इन सब रस्सीनुमा संरचनाओं को लिगामेंट कहते हैं। इस मॉडल में आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये घुटने की जो ऊपर की तरफ आपको भाग दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन। यह जो है क्वाड्रिसेप्स मसल को इस पटेला से जोड़कर रखता है और सामने पर आपको पटेला का भाग दिखता है, और नीचे की तरफ लिगामेंटम पटेली होता है जो एक लिगामेंट होता है, इस पटेला को बांध के रखता है नीचे टीबिया से। और दूसरी तरफ आप देखेंगे मीडियली अर्थात अंदर की तरफ ये घुटना हमारा टीबिया और फीमर इस लिगामेंट से जुड़ी रहती है, जिसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं या टीबियल कोलेटरल लिगामेंट भी कहा जाता है। इसी प्रकार की एक रस्सीनुमा संरचना लेटरली या बाहर की तरफ जुड़ी रहती है, जिसे फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोला जाता है। और इस संरचना में पीछे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक क्रॉस नुमा संरचनाएं दिख रही होंगी। आगे की तरफ से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पीछे की तरफ से पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आके इस घुटने को यहाँ पर जोड़ के रखते हैं ताकि चलने में यह घुटना इधर उधर ना खिसके। तो घुटने की संरचना को जोड़े रखने का काम ये लिगामेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपका घुटना चलते वक्त इस डायरेक्शन में इस प्रकार से मूव करता है। आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में आपका पूरा फीमर और पूरा टीबिया जो है एकदम चिकनी हड्डियों से बनी रहती है। इन हड्डियों के नीचे के किनारों में इन दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए आर्टिकुलर कार्टिलेज बने रहते हैं, जो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। इस पोर्शन को मेनिस्कस बोलते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। इन मेनिस्कस में आर्टिकुलर कार्टिलेज लगे रहते हैं जो इन हड्डियों को आपस में टकराने से बचाते हैं और आपका घुटने के मूवमेंट को बहुत आराम से इस नी जॉइंट पे इस प्रकार से घुटना आपका ग्लाइड करता है और आपका मूवमेंट होता है, ये आपको रेंज ऑफ मोशन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमारा घुटना जो है नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में इसी प्रकार बना रहता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति में वजन बढ़ जाए अर्थात ओबीज हो जाए या वेट बढ़ जाए, आपको कोई चोट लगी हो, कोई फ्रैक्चर हुआ हो या आपकी एज ज़्यादा होने लगी हो, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और यह आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है डीजेनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और इन्हीं हड्डियों के टकराने से दर्द की अनुभूति होती है आपको, आपका घुटना सूज जाता है और इसी कंडीशन को बोलते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस नी जॉइंट में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है और यह पूरा नी जॉइंट एक कैप्सूल से चारों तरफ से बंद रहता है, जिसे जॉइंट कैप्सूल कहा जाता है। इस जॉइंट कैप्सूल की अंदर की लाइन में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें दो प्रकार की सेल होती हैं, टाइप ए और टाइप बी सेल्स। टाइप ए सेल्स का काम है आपकी घुटने की हड्डी के बीच से कोई भी डेब्रिस या मलबे को क्लियर करना, और टाइप बी सेल्स का काम है उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के थ्रू साइनोवियल फ्लूइड, जिसे बोलते हैं हड्डी के बीच का ग्रीस, जो इस हड्डी को लुब्रिकेट करके रखता है और इसे इजीली आर्टिकुलर कार्टिलेज को इस नी जॉइंट पे ग्लाइड करवाता है। तो उस हड्डी के बीच का जो तेल है या हड्डियों के बीच के तेल को कम हो जाने की वजह से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है, जिसमें कि आपकी वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन ठीक प्रकार से नहीं कर रही होती है और आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो घिस चुकी होती हैं या कटफट गई होती है, उसमें वियर टियर हो गया होता है, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस को संधिवात कहा गया है, जिसका अर्थ है आपके जोड़ों में वात दोष का प्रकोप हो जाना। और वात दोष का प्रमुख स्थान जो है हड्डियां बताई गई हैं, इसलिए जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू होता है आपकी हड्डियों के डीजेनरेशन से ही शुरू होता है और सारे वात प्रकोप के कारण संधिवात के भी कारण बताए गए हैं, जो हमने पिछले साइटिका वाले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसके संबंध में आचार्य चरक ने इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि क्या क्या वात प्रकोप के कारण है।
रुक्ष शीत अल्प लघुन्न व्यवाय अति प्रजाग्रह विषमाद उपचाराच्च दोष अश्रिक श्रवणाद अति लंघन प्लवन अत्याद्व व्यायाम अति विचेष्टितः धातुनाम संशया चिंता शोक रोग अतिकर्षणात्। अर्थात आप रूखा सूखा आहार खाते हैं, आप बहुत ज्यादा ठंडा खाना या बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं, आप बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, बहुत ज्यादा लंघन करते हैं, अर्थात आप व्रत वगैरह बहुत ज्यादा रखते हैं जिससे आपकी बॉडी को प्रॉपरली मल्टीविटामिन्स और मल्टीमिनरल्स नहीं मिल पा रहे होते हैं, या आपने पंचकर्म का अनियमित तौर पर प्रयोग किया हो, या आपके शरीर से किसी धातु का क्षय हुआ हो, या रक्त का बड़ी मात्रा में क्षय हुआ हो, आपका वजन बढ़ा हो, या आप शोक रोग और किसी मानसिक विकार से ग्रस्त हों, तो ये सभी कारण वात प्रकोप के कारण बताए गए हैं और इसी कारण से संधिवात आपके शरीर में उत्पन्न होता है। एलोपैथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो कारण बताए हैं उनमें सबसे प्रमुख कारण है एज फैक्टर, अर्थात जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी बोन्स में डिजेनरेशन स्टार्ट होने लगता है। और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में जिन महिलाओं की माहवारी बंद हो गई है उनमें हार्मोनल इंबैलेंस होने की वजह से आपकी हड्डियों से कैल्शियम बाहर की तरफ खींचने लगता है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और यही एक कारण है कि औरतों में इसका प्रिवलेंस मर्दों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है और औरतें संधिवात से ज्यादातर ग्रसित रहती हैं। ओबीज पर्सन या ओवरवेट होना भी संधिवात का एक प्रमुख कारण है। आपके ओवरवेट होने की वजह से आपके जॉइंट्स में ज्यादा वजन पड़ता है जिसकी वजह से वह कार्टिलेज जो है बहुत तेजी से डिजेनरेट होते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स अर्थात आपके वंशावली में इस प्रकार की संधिवात की समस्या चली आ रही हो तो आपको भी संधिवात होने का खतरा बना रहता है। कोई ट्रॉमा या बोन फ्रैक्चर या एक्सीडेंट की वजह से किसी जॉइंट का डिसलोकेशन या लिगामेंट का टूट जाना भी इस प्रकार के ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का एक प्रमुख कारण है। और इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और कुछ दवाइयां और आपको कुछ पहले से होने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयुर्वेद में संधिवात के लक्षण बताए गए हैं। शोथ होना आपके संधियों में अर्थात आपके जॉइंट्स का सूज जाना, आपको ढलान वाली जगहों में चलने में या नॉर्मल समतल जगह में चलने में बहुत भयंकर पीड़ा का होना, हड्डियों से कट की आवाज आना जिसे क्रेपिटस बोलते हैं, और प्रसारण आकुंचन अर्थात आपका एक्सटेंशन फ्लेक्शन मूवमेंट जो है कम हो जाना या रिस्ट्रिक्ट हो जाना, या आपका नी का रेंज ऑफ मोशन कम हो जाना, इसके आयुर्वेद में प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। आर्थराइटिस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थ और आइटिस। आर्थ का अर्थ है जॉइंट और आइटिस का मतलब ग्रीक में होता है इन्फ्लेमेशन, अर्थात आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाना आर्थराइटिस कहलाता है। इन दो मॉडलों से समझते हैं कि एलोपैथ में इसके क्या लक्षण बताए गए हैं। अगर आप इस मॉडल पर गौर करेंगे तो आपकी हड्डी एकदम चिकनी दिख रही है, जबकि यह एक ऑस्टियोआर्थराइटिक नी है जिसमें आप देख सकते हैं कि हड्डियों के किनारे घिसने की वजह से एक तीखी और गुठली नुमा संरचनाएं हड्डियों में जगह जगह से बाहर निकल गई हैं, जो कि इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के डीजेनरेशन के बाद इन ऑस्टियोफाइट्स का निर्माण हुआ है। तो ऑस्टियोफाइट्स का निर्माण एक महत्वपूर्ण लक्षण है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस कार्टिलेज में जहां पर भी आपको रेड पोर्शन दिख रहा है ये सारा इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का वियर एंड टियर हो गया है, जिसकी वजह से चलने पर आपके घुटने जब भी आपस में टकराते हैं तो यह आर्टिकुलर कार्टिलेज और डिजेनरेट हो जाती है, और इसकी वजह से आपके शरीर में कुछ साइटोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF जिसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बोलते हैं, इस प्रकार के साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और यह इस संधि को या इस जॉइंट को इन्फ्लेम कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा सूजन आना, छूने में दर्द होना, और इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के डीजेनरेशन की वजह से आपके चलते वक्त हड्डियों से बहुत ज्यादा कट की आवाज आना। अगर आप ढलान की तरफ उतरें तो इन हड्डियों के आपस में टकराने की वजह से बहुत ज्यादा तेज दर्द होना संधिवात के या ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं। संधिवात का डायग्नोसिस मुख्यतः क्लिनिक में लक्षणों के आधार पर या आपकी एक्सीडेंटल या ट्रॉमेटिक हिस्ट्री के आधार पर या आपके चलने में आपकी जोड़ों से आने वाली कट की आवाज और सूजन के आधार पर कर लिया जाता है। जबकि एक मुख्य जांच है एक्सरे, जिसमें हमें पता लगता है कि आपके जॉइंट्स के बीच का स्पेस कम हो गया है, जॉइंट स्पेस रिडक्शन या आपकी हड्डियों के बीच का तेल कम हो जाना, आपकी हड्डियों के किनारों में ऑस्टियोफाइट्स का निर्माण, हड्डी का एक तरफ को झुक जाना, या एक्सरे में आपकी हड्डियों की बोन डेंसिटी या मिनरल डेंसिटी का कम हो जाना एक्सरे से पता लगता है, और उसी आधार पर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस कर लेते हैं। संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के लिए मॉडर्न मेडिकेशंस में एस्टामिनोफेन जैसे पेन किलर्स और NSAIDs जैसे आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपके जॉइंट्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस या हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस का भी प्रयोग किया जाता है, और जॉइंट स्पेस पूरा खत्म हो जाने पर और आपके हड्डियों में बहुत ज्यादा डिजेनरेशन हो जाने पर आपको नी रिप्लेसमेंट की भी सलाह मॉडर्न मेडिकेशंस में दी जाती है।
आयुर्वेद में संधिवात के उपचार के लिए प्रमुख रूप से दो प्रकार की चिकित्साएं की जाती हैं। एक है संशमन औषध का प्रयोग, अर्थात आपको खाने को दवाइयां दी जाती हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती हैं, आपके हड्डियों के डिजेनरेशन प्रोसेस को स्लो कर देती हैं और आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। जबकि दूसरी है संशोधन चिकित्सा, अर्थात आयुर्वेद की कुछ ऐसी थेरेपियां जो आपके नी जॉइंट को या किसी भी संधिवात से ग्रस्त जॉइंट को रिजुविनेट करती हैं, जिसके संबंध में आचार्य चरक ने कहा है केवल निरूप स्तंभम आदौ स्नेह उपचारेत, अर्थात अगर आपकी संधियों में सिर्फ वात दोष का प्रकोप हुआ है और कोई अन्य दोष इन्वॉल्व नहीं है तो सिर्फ स्नेहन प्रक्रिया के द्वारा या तेल या घी की मालिश के द्वारा आपके जॉइंट को रिजुविनेट किया जा सकता है। और इसमें भी सबसे प्रमुख एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जानुबस्ती, जिसमें आपके घुटने के चारों तरफ उड़द दाल का सांचा बांधकर उसमें तेल भरकर उसकी मालिश की जाती है और उसके बाद आपके उस इफेक्टेड पार्ट पे दसमूल काढ़े की भाप दी जाती है, जिससे मसल रिलैक्सेशन होता है और अंदर की तरफ आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज रीजनरेट होने लगता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा था यह दिक्कत आर्टिकुलर कार्टिलेज के डिजेनरेशन की वजह से है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। इन्हीं कॉन्ड्रोसाइट्स के डिजेनरेशन की वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज का डिजेनरेशन होता है, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट्स का काम है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रकार की एक्टिविटी जॉइंट में करवाना। कैटाबॉलिक का अर्थ है कि अगर आपका कोई बोन का पार्ट कहीं से बढ़ गया हो तो उसे काट के ठीक करना, और कहीं पे कोई वियर या टियर हो गया हो तो उसे हील करना, इसी कॉन्ड्रोसाइट का काम है। तो जानुबस्ती इन्हीं कॉन्ड्रोसाइट्स पर काम करती है और कॉन्ड्रोसाइट्स के रीजनरेट होते ही आपके हड्डियों का दर्द थोड़ा कम हो जाता है और आर्टिकुलर कार्टिलेज के फिर से बनने के या रीजनरेशन के बाद आपका दर्द और सूजन काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में मात्रा बस्ती, और चूंकि अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो वात प्रकोप होगा, तो पेट साफ करने के लिए विरेचन जैसे पंचकर्म की भी कई आचार्यों ने सराहना की है और इस प्रकार की आयुर्वेदिक थेरेपियों से निश्चित तौर पर आपको संधिवात में बहुत ज्यादा फायदा होता है। संधिवात का सही समय पर उपचार ना करवाने पर इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर में आ सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आपकी संधियों में सूजन का बढ़ जाना, आपका रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाना, आपको चलने फिरने में और अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना। इसके अलावा आपकी हड्डियों का एक तरफ को टेढ़ा हो जाना, इसके लिए एक टर्म आता है वल्गम डिफॉर्मिटी या वेरम डिफॉर्मिटी। तो मेनली वेरम डिफॉर्मिटी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत कॉमन है, जिसमें आपकी नी की हड्डियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे दूर से देखने पर आपकी टांग धनुष की जैसी या बोलेक्स जैसी हो जाती है। और जब भी आपको वल्गम या वेरम डिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो तो आपको जरूर नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसमें हड्डियों का जॉइंट स्पेस इतना कम हो गया होता है कि किसी भी प्रकार की दवाइयाँ या थेरेपी कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं करती हैं। लेकिन यह आपका कॉल रहता है कि आपको किस प्रकार का इलाज कराना है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप जो भी इलाज कराएं, चाहे एलोपैथिक कराएं, आयुर्वेदिक कराएं, लेकिन कभी भी आपको कोई भी संधिवात की समस्या आती है तो इलाज जरूर लें। और हमने अपने चैनल पे कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक तेल का निर्माण करना बताया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने घर में उस तेल के निर्माण के बाद उस तेल से अपने घुटनों की मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा जानुबस्ती और विरेचन कर्म आदि पंचकर्म थेरेपियों के भी हमने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं, जिन्हें आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इसी प्रकार के आयुर्वेदिक कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।